हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी लास्ट मिनट से है। नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रांस की सेना का एक मामूली सा सैनिक था और किस तरह से ये उन्नति करता चला गया। ब्रिगेडियर से ले जनरल तक बनता है, फ्रांस की सेना का सेनापति बन जाता है, एक दिन फर्स्ट काउंसिल बनता है और अंततः जो खुद को फ्रांस का राजा भी घोषित कर देता है। तो हम यह चीज़ देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी और कौन कौन से अवसरों ने जो है उसको उस ऊंचाई पर पहुंचाया। ठीक, तो सबसे पहले देखिए फ्रांस की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी वो सबसे बड़ा कारण थे उसके उत्थान का। फ्रांस की तत्कालीन परिस्थिति क्या थी, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, क्रांति हो चुकी है। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी अराजकता, अव्यवस्था और बाह्य आक्रमणों का भय लगातार जो फ्रांस पर बना हुआ था, क्योंकि राजतंत्र वहाँ समाप्त हो चुका था। लेकिन पूरे यूरोप में इस समय राजतंत्र था, तो यूरोप के कई देश जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये सब चाहते थे कि फ्रांस में पुनः जो है राजतंत्र की स्थापना हो। तो इसलिए जो लगातार बाह्य आक्रमणों का, युद्धों का भय जो है फ्रांस के ऊपर बना हुआ था। इसके अलावा जो सरकारें थी उनकी गृह और विदेश नीति बिल्कुल असफल हो चुकी थी। उसी का कारण था कि इस तरह के जो है बाह्य आक्रमण और युद्धों से जो है फ्रांस को रूबरू होना पड़ा। ठीक, और सरकारें अयोग्य हो चुकी थी। जो डायरेक्टर थे वो तो बिल्कुल ही निकम्मे, भ्रष्ट थे और आपस में ही जो है वो संघर्षरत रहते थे। तो डायरेक्टर की दुर्बल नीति से ही फ्रांस के विरुद्ध जो है एक द्वितीय संघ बन चुका था। ठीक, और 1799 में जो है डायरेक्टर को समाप्त करने के लिए बाध्य किया गया। तो इस सत्ता परिवर्तन को जनता ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की तत्कालीन परिस्थितियां हैं जो कि नेपोलियन के उत्थान के लिए जो है एक माहौल का निर्माण कर रही थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि क्रांति की उपलब्धियों को जो है फ्रांस की जनता बचाए रखना चाहती थी। फ्रांस की जनता को लगता था कि हमने क्रांति करके राजतंत्र को जो है फ्रांस में ख़त्म किया है, गणतंत्र की स्थापना की है, मानवाधिकारों की स्थापना की है, विधि का शासन, समानता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने यहाँ पर स्थापित की थी, एक उपलब्धि प्राप्त की थी। तो वो उन उपलब्धियों को जो है अब फ्रांस के लोग बचाए रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा यहाँ पर राजतंत्र स्थापित हो औ और फिर से जो है हम पुरानी वाली स्थिति में आ जाएँ कि जहाँ हमें कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त हो। तो इस तरह की जो भावना थी उन लोगों की, वो एक नेतृत्व की मांग कर रही थी, एक नेतृत्व की खोज कर रही थी और वो नेतृत्व उनको नेपोलियन बोनापार्ट में दिख रहा था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट इस समय जो है देश के बाहर जो है फ्रांस के गौरव को, फ्रांस के सम्मान को बढ़ा रहा था। तो लोगों में उसके प्रति जो है बड़ी सम्मान और श्रद्धा पैदा होती है। तो इसलिए वो उसकी उसके जो स्टेप होते हैं, जो कदम होते हैं, उनको स्वीकार करते चले जाते हैं लोग। ठीक, अब है शांति और व्यवस्थित शासन की कामना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि तत्कालीन परिस्थितियाँ जो हैं बड़ी अराजक हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद जिस तरह की शासन व्यवस्थाएं वहाँ पर आई, जिस तरह की प्रतिनिधि संस्थाएं वहाँ पर आई, वो एक सॉलिड जो है व्यवस्था नहीं दे पाई फ्रांस के लोगों को। संवैधानिक राजतंत्र जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से लेकर जो है गणतंत्र की स्थापना करना और इन चीज़ों को लेकर जो परस्पर मतभेद होना प्रतिनिधि संस्थाओं में, तो इससे लोग बड़े खिन्न हो गए थे। और गणतंत्र की जब स्थापना भी करते हैं जैकोबिन दल के लोग, तो उसमें भी जब रॉब्सपियर का जो समय था, उस समय रेन ऑफ टेरर की जो स्थापना होती, उससे भी लोग बड़े डरे हुए थे कि रेन ऑफ टेरर के दौरान जो है लगभग 20,000 फ्रांसीसियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, इस संदेह के आधार पर कि वो क्रांति के विरुद्ध जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक, तो अब लोग जो है शांति चाहते थे, एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था चाहते थे और ये सब उन्हें लगता था कि नेपोलियन उन्हें दे सकता है। ठीक, इसके अलावा नेपोलियन का चरित्र, उसकी महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़े रीज़न थे उसके उत्थान में। तो चरित्र उसका देखिए कि उसमें जो है अवसर को पहचानने की बड़ी अच्छी क्षमता थी। अपनी योग्यता और प्रतिभा पर उसे बड़ी जो है विश्वास था। उसे लगता था कि अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से वो उचित अवसरों को जो है अपने फेवर में कर सकता है। ठीक, महत्वाकांक्षी था।
व्यवहारिक था, यथार्थवादी था, कुछ इस तरह की जो है उसके चरित्र की विशेषताएं थी जो उसके उत्थान का कारण बनती हैं। इसके अलावा उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि विश्व विजेता बनने की उसकी आकांक्षा थी। अलेक्जेंडर और जूलियस सीजर जो है उसके आदर्श हुआ करते थे। ठीक, उसने जब मिस्र अभियान किया इंग्लैंड को ध्वस्त करने के लिए, वो उसकी इसी कल्पना शक्ति का प्रमाण दिखता है कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। वो पूर्व के देशों की तरफ भी जो है अ, अपना नेतृत्व करना चाहता था, पूर्व के देशों की तरफ भी। तो इसकी महत्वाकांक्षा है और उसके चरित्र भी जो है उसके उत्थान का कारण बनती है। पहले मैं क्लास में ये सब चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये जो कारण है ये उत्थान के, इनको मैंने अभी कम शब्दों में आपके सामने जो है वर्णन किया है इनका। अब हम देखें ऐसे कौन से अवसर थे जिन्होंने जो है नेपोलियन के उत्थान को संभव बनाया। कौन कौन से अवसर उसको ऐसे मिले जिससे कि नेपोलियन का जो है उत्थान हुआ फ्रांस की राजनीति में। ठीक, तो सबसे पहले है नेपोलियन की फर्स्ट विक्ट्री जिसे कहा जाता है, सीज ऑफ टूलो। 1793 की घटना है, नेपोलियन की प्रथम जीत है। और टूलो जो है ये फ्रांस का सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट नेवल बेस था जो दक्षिणी फ्रांस में था। ठीक, तो वास्तव में इस समय हो क्या रहा था कि राजा के समर्थक फ्रांस के विभिन्न भागों में विद्रोह कर रहे थे। विदेशी शक्तियां, विशेष रूप से इंग्लैंड, उनकी सहायता करता था, इसलिए कि फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र की स्थापना हो पाए। तो दक्षिणी फ्रांस का जो टूलो बंदरगाह है, यहाँ पर भी विद्रोहियों ने जो है अपनी सहायता के लिए बंदरगाह में एक अंग्रेजी बेड़े को बुला दिया। और इस बेड़े का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे एडमिरल लॉर्ड हुड। तो एडमिरल लॉर्ड हुड कौन है? ये ब्रिटिश जो है एडमिरल है, जो इनकी फ्रांस के तुर्लो बंदरगाह में विद्रोहियों की हेल्प करने के लिए आए थे। ठीक, और नेपोलियन इस समय जो है नाइस के तोप खाने में थे। नाइस के तोप खान, नाइस जो एक सेना के अधिकारी हैं, उनके तोप खाने में जो है नेपोलियन उस समय एक सैनिक के रूप में थे और जैकोबिन दल के जो ये सदस्य बन चुके थे इस समय तक। ठीक है, तो तुर्लो के विद्रोह को दबाने के लिए जो फ्रांस की सेनाएं भेजी गई, ठीक, जो कि बिल्कुल भी अनुभवी नहीं थी। इस समय के जो फ्रेंच कमांडर थे वो एरिस्टोक्रेट क्लास से थे। एरिस्टोक्रेट क्लास मतलब कुलीन क्लास से थे, जिनमें प्रोफेशनल लीडरशिप की कमी थी। जैसे कि कमांडर थे उनके जनरल जीन फ्रांसिस कार्टो। जनरल जीन फ्रांसिस कार्टो जो कि लॉयल रिपब्लिकन थे, लेकिन वो दरबार के एक पेंटर थे। मतलब अगर उनका ट्रेड देखा जाए, उनका व्यवसाय देखा जाए, तो वो दरबारी पेंटर थे जिनके पास कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी। ठीक, इसी तरह से जो है कुछ प्रोफेशनल ऑफिसर थे, जैसे कि आर्टिलरी कमांडर थे कर्नल डोमाटा, जो कि घायल हो गए थे। ठीक, तो फ्रांस की सेना इस समय जो है बड़ी कमज़ोर थी इस तुर्लो के विद्रोह के समय। ठीक, एक एंटोन सेलिजिटी मिलते हैं जो कि कोर्सिकन डिप्टी थे। ठीक, एंटोन सेलिजिटी मतलब इस कोर्सिकन मूल के थे। वो कोर्सिकन, जैसे कि नेपोलियन भी कोर्सिकन थे। ठीक, कोर्सिका के थे, तो कोर्सिकन डिप्टी थे और नेशनल कन्वेंशन के जो है ये डेपुटी थे ये। ठीक, एंटोन सेलिजिटी। तो इन्होंने जो है, इनको भी जब भेजा गया तो उन्होंने अपनी जगह एक 24 साल का आर्टिलरी ऑफिसर था, उसको कहा कि उसको उसकी जगह उसे भेज दिया जाए। और इस आर्टिलरी ऑफिसर का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन क्या है? एक प्रोफेशनल सोल्जर है। जैसा कि हम जानते हैं कि उसने पेरिस और ब्रीन के जो है स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से जो है सैनिक शिक्षा ली थी और प्रारंभ से ही जो फ्रांस की सेना का वो भाग था। तो सेलिजिटी जो है उससे बड़े प्रभावित थे। ये जो एंटोन सेलिजिटी हम कह रहे हैं, ये बड़े प्रभावित थे उसके लेख, क्योंकि उसने जैकोबिन्स के फेवर में जो है कई लेख लिखा करता था नेपोलियन। तो इन लेखों से जो है सेलिजिटी बड़े प्रभावित थे नेपोलियन से। और उन्होंने जो है नेपोलियन को जब फ्रंट पर भेजा जाता है तो उसने देखा अरे सेना तो यहाँ बहुत कमज़ोर है। उन्होंने देखा उनके पास उस समय कुछ तोपें थी, कम प्रशिक्षित क्रू मेंबर थे। क्रू मेंबर माने जो जहाज़ चलाने वाले होते हैं,
क्रू मेंबर, गन पाउडर भी बहुत कम, तोपें तो थी लेकिन गन पाउडर भी उनके अकॉर्डिंग नहीं था। लेकिन फिर भी बोनापार्ट ने जो है इन परिस्थितियों को बदला और विक्ट्री प्राप्त की। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ सेना थी, जो अंग्रेज़ तो वैसे भी अपनी नेवल सेना के लिए विख्यात था, वो ये माना जाता था कि भाई उसकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। तो लेकिन तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ सेना तो थी, इतनी इक्विपमेंट थे उसके पास, इसके अलावा जो स्पेन और आसपास की छोटी-छोटी देशों के सेनाएँ भी जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, एक विशाल सेना थी, ठीक? और फ्रांस की सेना जो, एक तो मैंने बताया कि किस तरह के कमांडर थे उसके पास और किस तरह के उसके पास जो है जो हथियार थे उनकी भी कमी थी, ठीक? और प्रशिक्षित सेना भी नहीं थी। तो सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया, अपने इन्फेंट्रीमैन को प्रशिक्षित किया, मतलब ठीक, जो भी इसकी सेना थी उसको उसने प्रशिक्षित करने की कोशिश की। अब नेपोलियन ने अपनी सेना, अपने घुड़सवार, अपनी इन्फेंट्री को जो व्यवस्थित करने की एक रणनीति बनाई, वही उसकी जीत का बड़ा कारण था। और बच्चों, आगे भी जब हम कभी आप डिटेल स्टडी करेंगे नेपोलियन के युद्धों की, तो उसकी सबसे बड़ी जो उसकी विजयों का जो सबसे बड़ा कारण था, वो रहते थे उसके रणनीतिक कौशल। वो अपनी सेना को, अपने घुड़सवार को, इन्फेंट्री, अपनी कैवेलरी, इन्फेंट्री या जो अपनी तोपें होती थी, उनका इस्तेमाल करना जो है जानता था कि किस तरह से इनका इस्तेमाल करके मैं कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल कर सकता हूँ। इस तरह की टेक्निक थी उनके पास, टैक्टिस थी उसके पास, ठीक। तो इस युद्ध में जो है तोप खाने का उसने बहुत कुशलता से प्रयोग किया, ठीक। और ब्रिटिश जहाजी बेड़े को, जो मैंने कहा कि वेल इक्विप तो थी, उसके साथ साथ संख्या में भी बहुत ज़्यादा थी, उसको जहाजी बेड़े को जो है तुर्लो बंदरगाह छोड़कर जाना पड़ा। राजतंत्र समर्थक विद्रोहियों को समर्पण करना पड़ा और यह नेपोलियन की पहली बड़ी सफलता थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका नाम फैलता है और उसे ब्रिगेडियर जनरल का पद दे दिया जाता है, ठीक। तो तुर्लो बंदरगाह की जो जीत थी, ये बहुत निर्णायक थी उसके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट रही, ठीक। अब दूसरा अवसर उसको देखिए कब मिलता है। दूसरा अवसर उन्हें मिलता है रॉबेस्पियर की मृत्यु के बाद, ठीक। रॉबेस्पियर, जिनके समय में आतंक का राज कायम हुआ था, उनकी मृत्यु के बाद नेपोलियन को एक और जो अवसर मिलता है, ठीक। एक बात बताएं बेटा कि मैंने कहा था कि उग्र जैकोबिन्स का जो है ये मेंबर था नेपोलियन, और जब रॉबेस्पियर मर गया तो इस पर भी आरोप लगाया गया कि भाई रॉबेस्पियर जो ये आतंकी योजनाएं बनाता था ना, वो योजना में नेपोलियन भी उसका साथ देता था, ठीक। मतलब और उसे इसके लिए उसे 1 माह का कारागार दिया गया, उस पर ट्रायल चलाया गया, लेकिन जो आरोप थे निराधार सिद्ध हो जाते हैं, उसे मुक्त कर दिया जाता है, ठीक। फिर सेना में वो वापस आ जाता है। पेरिस में उसको अवसर मिलता है अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने का। तो पेरिस की जनता जो है रॉबस्पियर की मृत्यु के बाद जो बहुत आक्रोश में थी, वो राष्ट्रीय कन्वेंशन से बहुत ज़्यादा रुष्ट थे। उन्होंने कन्वेंशन भवन पर 5 अक्टूबर 1795 को आक्रमण किया, ठीक। 5 अक्टूबर 1795 को जो है पेरिस की जनता ने जो है राष्ट्रीय कन्वेंशन पर अटैक किया। कन्वेंशन भवन की रक्षा का भार जो उस समय बरास को सौंपा गया था, लेकिन बरास के पास सैनिक ही नहीं थे, तो उसने नेपोलियन को कहा कि आप आइए और कन्वेंशन की रक्षा करें। तो नेपोलियन ने यहाँ पर जो है अपनी तोपों से उस भवन की जो है किलेबंदी कर दी, और नेपोलियन की तोपें भी निर्णायक सिद्ध हुई, और पेरिस की भीड़ जो है कुछ 400 लगभग मृत व्यक्तियों को वहाँ पर छोड़कर भाग गई। कन्वेंशन की रक्षा होती है, कन्वेंशन जो है मुक्त हो गई आक्रमण के भय से, और नेपोलियन को अब बरास ने पदोन्नत कर दिया, उसको बना दिया जनरल, ठीक। और यहीं से नेपोलियन ने अब जो है फ्रांसीसी राजनीति में रुचि लेने लगता है। उस और पेरिस की जो सभ्य हैं, कुलीन सर्कल है, उनके बीच, एरिस्टोक्रेट क्लास के बीच उसका उठना बैठना हुआ। यहीं उसका संपर्क जोसेफाइन नामक महिला से होता है, जिससे उसने विवाह कर लिया। और ये कहा जाता है कि जोसेफाइन ने जो उसको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि वो इन जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी उनके बीच उठती बैठती थी, ठीक। अब आगे देखिए इटली अभियान। तो इटली अभियान भी जो है, पहला इटली अभियान, इसके 2 है। पहला जो इटली अभियान है इसका, ये देखिए। तो ये इसको अवसर मिलते जा रहे थे, हालांकि ये सैन्य हमेशा
सैनिक युद्धों के रूप में उसे अवसर मिल रहे थे, लेकिन इन सब युद्धों से हो क्या रहा था कि उसका नेम, उसको उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, लोगों में उसके प्रति धीरे धीरे विश्वास जगने लगता है। ठीक। तो नेपोलियन के सैन्य जीवन में इस अभियान का बहुत महत्व है। ठीक। एक तो नेपोलियन की खुद की बड़ी ये भावना थी, उसे लगता था कि जो पेरिस का वातावरण है बड़ा अस्थिर है। ठीक। वो सैन्य उपलब्धि प्राप्त करना चाहता था, और डायरेक्टरी भी चाहती थी कि डायरेक्टरी के लोग भी जानते थे कि बहुत महत्वाकांक्षी है, काबिल है, इसको जो है पेरिस से दूर रखा जाना चाहिए। तो नेपोलियन को जो इटली पर आक्रमण के लिए नियुक्त कर दिया गया था। ठीक। और जो सेना उसको भेजी गई थी वो बिल्कुल थकी हारी अभावग्रस्त सेना थी। उसके पास जो है ना तो अच्छे वस्त्र थे, ना जूते थे जिनसे कि वो लड़ाई लड़ पाती, लेकिन फिर भी वो सेना के साथ जो है वो चल दिया था। ठीक। उसने ख्वाब दिखाए, हौसले दिखाए अपनी सेना को, और आल्प्स पहाड़ियों के पार जो है इटली में ले गए। तो यहाँ पर बेटे ये चीज़ आप देखिए कि वो बड़े जोशीले भाषण दिया करता था अपने सैनिकों के लिए, क्योंकि जब उसके सैनिक थे भूखे थे, मैंने कहा भूखे थे, अभावग्रस्त थे, तो उसने अपने सैनिकों का आह्वान किया कि पहाड़ों के उस पार इटली में जो है दुनिया के सबसे उर्वर मैदान है, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, सुख सुविधा, कला के भंडार, अगर आप वहाँ पहुँचे तभी आपका कल्याण होगा। ठीक। तो उसने वो आगे बढ़ता रहा, जोखिम लिया, उसने आगे बढ़ा। ठीक। और वास्तव में जब उसने इटली के राज्यों को जीता, वहाँ फ्रांस से गणतंत्र स्थापित किया। ठीक। और उन्हीं प्रदेशों से जो है उसने खर्चा निकालना शुरू किया, खर्च निकालना शुरू किया अपनी सेना के लिए। ठीक। और जो वहाँ की साधारण चीज़ें थी, बहुमूल्य चीज़ें थी, उन्हें चुन चुन कर जो है उसने मूर्तियाँ हैं, चित्र है, कलात्मक उपहार जो है वो पेरिस भेजने लगा। ठीक। तो अब आप देखिए, तो ये इटली अभियान भी उसका ये कहा जाता है कि युद्ध कला का बहुत अनूठा उदाहरण माना जाता है। अच्छा, इससे पहले आप एक लाइन शायद मैं छोड़ रही हूँ। इटली के इस समय बहुत से क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। इधर से इटली का जो पोप था वो भी फ्रांस की क्रांति का शत्रु था, इसलिए इटली पर आक्रमण करना भी ज़रूरी था। ठीक। क्योंकि इटली कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध खड़ा हो सकता था, लेकिन इटली बेटा उस समय ऐसा इटली नहीं था जो हम आज का इटली देखते हैं, क्योंकि इटली उस समय छोटे छोटे प्रांतों में जो है बटा हुआ था, और अधिकांश जो उसके प्रदेश थे वो कुछ ऑस्ट्रिया के अधिकार में भी थे। ठीक। तो इटली अभियान उसके युद्ध कला का अनूठा उदाहरण माना जाता है, श्रेष्ठतम रण कौशल का जो है ये परिचय माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तुर्लो के बंदरगाह में कि अपने रणनीतिक कौशल के लिए वो हमेशा फेमस रहा है। उसकी विजयों का सबसे बड़ा कारण उसके रणनीतिक कौशल ही रहे हैं। ठीक। तो नेपोलियन को जो है सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना का मुकाबला करना पड़ा। नेपोलियन के पास जो सैनिक थे उनके पास जो है पोशाक भी नहीं थे, जूते भी नहीं थे। अतः नेपोलियन ने क्या सोचा कि अगर मैं ये जो शत्रु की सेनाएं हैं, एक तो सार्डिनिया है और एक ऑस्ट्रिया है, इनको आपस में मिलने ना दूं। ठीक। और इनको जो है अगर मैं अलग अलग रास्तों पर अलग अलग कर दूं, इनको अलग अलग जगह पर इनको जो है इनका मुकाबला करूं, तो संभवतः मैं इन्हें परास्त कर पाऊंगा। ठीक। और ऐसा ही उसने किया। पहले उसने ऑस्ट्रिया की सेना को डीगो नामक स्थान पर पराजित कर दिया और उसको पूर्व की ओर खदेड़ने लगा। ठीक। और फिर वहाँ से वो मुड़ता है, सार्डिनिया पीडमेंट को भी हरा देता है। अतः सार्डिनिया ने इसके साथ जो है संधि कर ली नेपोलियन के साथ। सेवाय और नीस के प्रदेश जो है उसने फ्रांस को देने स्वीकार कर दिए। ठीक। वहाँ से अच्छे और जैसे कि मैंने बताया कि उसने वहाँ पर जो है फ्रांस जैसे गणतंत्र जो है इसने स्थापित किए, और ये कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के लिए कि उसने क्रांति की उपलब्धियों को जो है, क्रांति की जो अच्छी बातें थी उसको उसने पूरे यूरोप में फैलाया। उसको हम इसी रूप में उस बात को हम इसी रूप में समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने अब जब उसने इटली को जीत लिया तो इटली में वहाँ जो है उसने फ्रांस जैसा गणतंत्र स्थापित किया उसने। ठीक है। यद्यपि वो बड़े मनमाने ढंग से कार्य करता था,
जिस जगह को जीतता था, लेकिन ये सारे कार्य जो है वो फ्रांसीसी गणतंत्र के नाम पर करता था। ठीक, पोप के प्रदेशों को उसने जीता तो उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। ठीक, वहाँ वेटिकन के जो राज प्रसाद होते थे, महल होते थे, वहाँ से बहुमूल्य चित्र और मूर्तियाँ हटाकर उसने फ्रांस भेजी। नए गणतंत्र से जो है 6 करोड़ भी उसने हड़प लिए थे। ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया पर उसने किस तरह से विजय प्राप्त की। ऑस्ट्रिया के साथ भी उसका बड़ा युद्ध होता है, कैंपो फॉर्मियो की संधि होती है, मिस्र को जो उसका अभियान है, इस तरह से हम देखेंगे उसका किस तरह से जो है उसने ये अभियान जीते, किस तरह से उसकी जो है लोकप्रियता बढ़ती है फ्रांस में, उसको हम आगे की चैप्टर्स में देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।